वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक शुरू है दैट इज़ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के कुछ टॉपिक्स हो गए हैं और एक फाइलम भी हो गया हमारा, दैट इज़ द फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा के बाद जो सेकंड नंबर पे फाइलम आता है दैट इज़ द फाइलम सीलेंट्रेटा। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में फाइलम सीलेंट्रेटा जो है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके पास, जनरल फीचर्स क्या है इसके पास, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे इसके पास जो और किसी फाइलम में नहीं है। ठीक है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। तो फाइलम सीलेंट्रेटा अगर हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में, तो सबसे पहले फाइलम सीलेंट्रेटा जो है इनका कुछ और नाम है। कहीं पे लिखा है दे आर आल्सो नोन एज द नेडेरिया। नेडेरिया, दे आर आल्सो नोन एज द नेडेरिया। इनको क्यों निडेरिया बोलते हैं? एक्चुअली इनका पुराना नाम इनका सीलेंट्रेटा है। निडेरिया उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फाइलम सीलेंट्रेटा है इनिशियली अगर हम देखेंगे पहले फाइलम सीलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया एंड इसके बाद जो हमें फाइलम पढ़ना है दैट इज टिनोफोरा, ये दोनों एक ही फाइलम में आते थे। इनिशियली जो है जो आपका निडेरिया है प्लस टिनोफोरा, ठीक है, ये एक ही फाइलम के अंदर आते थे दोनों और इनका ही नाम था सीलेंट्रेटा। इनका ही नाम था सीलेंट्रेटा। इसके बाद देखा गया जो टिनोफोरा है, टिनोफोरा ने कुछ एडवांस कैरेक्टर्स डेवलप किए थे जो इस निडेरिया में नहीं थे। तो फिर इस टिनोफोरा को सेपरेट किया, अलग किया। उसको बोला गया तुम जाओ अलग फाइलम में रहो, अपना अलग फाइलम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो डिफरेंट है, जो बिल्कुल भी सीलेंट्रेटा के साथ नहीं मिलते हैं। इसलिए फिर टिनोफोरा जो है बेचारे को बाहर निकाला गया और इसको रखा गया फिर नाम निडेरिया। सीलेंट्रेटा इनिशियली दोनों को बोलते थे, सीलेंट्रेटा में फिर टिनोफोरा को बाहर निकाला, वहां जो एनिमल्स बचे उनका नाम रखा गया निडेरिया। इसलिए कुछ लोग इनको अभी भी निडेरिया के नाम से याद करते हैं। ठीक है, शाबाश। तो कहीं पे बुक्स में आपने लिखा होगा दे आर आल्सो नोन एज द कोरल रीफ्स, है ना, दे आर आल्सो नोन एज द कोरल रीफ्स। क्यों इनको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स? मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाऊंगा, यानी कि इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है इनका, वो ठीक है, वो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोरल रीफ्स वहां पे टच करेंगे हम। तो चलो जी जनरल कैरेक्टर्स पे आएंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। जब हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? हैबिट एंड हैबिटेट की। ओके, सबसे पहले हमें जानना है। अच्छा, अगर मैं इस फाइलम को रिलेट करूंगा पोरीफेरा के साथ तो मुझे बोलो पोरीफेरा ज्यादा एडवांस्ड होगा या सीलेंट्रेटा ज्यादा एडवांस होगा? ऑब्वियसली बात है सीलेंट्रेटा इज अ लिटिल एडवांस्ड देन दैट ऑफ द पोरीफेरा जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो मैं लिखूंगा इट इज एडवांस्ड, it is something advanced than पोरीफेरा, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो गए जो थोड़ा एडवांस है। यानी कि अगर हम पहले देखेंगे इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल। इससे पहले पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गई है। इसीलिए हमने इनको बोला है दीज आर द एडवांस्ड देन दैट ऑफ द पोरीफेरा। ठीक है, शाबाश। चलो हैबिटेट पे आते हैं। हैबिटेट मीन्स हो गया रहने की जगह। कहां पे आपको सीलेंट्रेटा जनरली मिलते हैं? कौन से हैबिटेट में आपको सीलेंट्रेटा मिलेंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले, लिव्स इन वाटर। अगर ये वाटर में रहते हैं तो मैंने बोला वाटर के अंदर दो हैबिटेट होते हैं, वन इज नोन एज द मैराइन, सेकंड इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल। ठीक, सॉरी, एक्वाटिक दोनों को बोलते हैं, एक को बोलते हैं मैराइन, दूसरे को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये जो है वाटर का हैबिटेट ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, यानी कि कुछ सीलेंट्रेटास हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और
कुछ है जो सी वाटर में रहते हैं, इनको हम बोलते हैं मैराइन, और इनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट्स। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल याद दिलाऊंगा ताकि आगे जाके हम पढ़ेंगे हमें दिक्कत ना हो जाए पढ़ने में। जो फ्रेश वाटर है दैट इज द हाइड्रा। हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट। जनरली जो है ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। अगर हम बात करेंगे मैराइन की, तो मैराइन में आपका आता है जेलीफिश। जेलीफिश बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल। इसी तरह ओबेलिया, वो भी है। ओरेलिया, इसका नाम है ओरेलिया, ठीक है। कोई मुझे पूछेगा तो ओरेलिया, ये साइंटिफिक नेम है इसका, जेलीफिश। तो ये हो गया इसका हैबिटेट। हैबिटेट में कोई पूछेगा तो बोलना एक्वेटिक वाटर में रहने वाले हैं ये दोनों, यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कुछ सी वाटर में भी रहते हैं। ओके, नाउ बात करेंगे हैबिट की। नेचर ऑफ लिविंग, किस फॉर्म में रहते हैं ये? दे आर मोस्टली, अगर हम इनके हैबिट की बात करेंगे तो ये दोनों फॉर्म में होते हैं। ये कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं और सम आर सेसाइल, ठीक है। ये दोनों फ्री स्विमिंग भी है, फ्री स्विमिंग एज वेल एज दे आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स, बोला है मैंने, दे रिमेन अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। याद है ना आपको, सब कुछ वही है जो मैंने बेसिक बेसिस में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बोलना चाहेंगे फ्री स्विमिंग कौन सा है, फ्री स्विमिंग ये जेलीफिश, ये फ्री स्विमिंग है, ठीक है। मैं लिखूंगा ओरेलिया इज अ फ्री स्विमिंग, व्हाइल एज सेसाइल जो अटैच रहता है मोस्टली, ये हाइड्रा की एग्जांपल इसमें आएगा। जनरली हाइड्रा जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है इधर उधर जाना, वो मोस्टली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है, या वाटर बॉडी में कुछ भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ ही अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, इसका दो कैरेक्टर्स हो गए। जब मैं तीसरे कैरेक्टर की बात करता हूं तो हम आते हैं जनरली किस पे? सिमेट्री पे, ठीक है ना। तो सिमेट्री की जब हम बात करेंगे, बॉडी सिमेट्री, बोला है मैंने आपको एसिमेट्रिकल एनिमल सिर्फ ओनली हमारे पोरीफेराज थे। फिर हम आते हैं नंबर सेकंड पे, दैट इज द सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है। ये दोनों क्या है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है, शाबाश। दे हैव रेडियल सिमेट्री, याद है ना जब मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में रेडियल सिमेट्री मैंने इलॉबरेटिव बोला, फिर मैंने वहां पे डायग्राम भी बताया था, और मैंने वहां पे दो एग्जांपल्स लिए थे आपकी। एक मैंने लिया था स्टारफिश, ठीक है, यानी कि जिसको हम सी स्टार बोलते हैं, एस्टेरिस, डिस्क शेप्ड बॉडी। दूसरा मैंने लिया था सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी, जिनमें सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी होती है, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा किसमें आता है? सीलेंट्रेटा के अंदर। तो सीलेंट्रेटा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री है, याद रखना। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? चलो जी, वेरी गुड। रेडियल सिमेट्री मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। किसी भी प्लान से काटो, बॉडी जो है वो इक्वल दो हाल्व्स में डिवाइड होती है, ठीक है, बस शॉर्ट। सिमेट्री के बाद हम आते हैं सीलूम पे। बॉडी सीलूम, जिसको हम बोलते हैं कैविटी, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, ये भी हमने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पोरीफेरा की सीलूम की बात करेंगे तो वो एसीलूमेटिक है, कोई भी सीलूम नहीं है। सिर्फ एक ही फाइलम में सीडोसीलूम है, दैट इज द एस्कीहेलमिन्थेस। एस्कीहेलमिन्थेस से ऊपर जितने भी फाइलम हैं दे आर यूसीलोमेटिक, ट्रू सीलोमेटिक। अब पहले चार फाइलम्स की बात करोगे हम, पोरीफेरा की बात करेंगे, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, टिनोफोरा की बात करेंगे एंड प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करेंगे, तो चारों के चारों फाइलम किस में आते हैं? एसीलूमेटिक। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सिलेंट्रेटास की। दे आर आल्सो एसीलूमेटिक, एसीलूमेट एनिमल्स मीन्स नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, क्लियर।
शाबाश। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं इससे पहले, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अभी मैंने बोला अगर हम बात करेंगे पोरीफेरास की तो सेल्यूलर लेवल, बात करेंगे सिलेंडेटा की तो थोड़ा सा अपग्रेडिंग हुआ है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहां पे जनरेट हो गई है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, टिश्यूज की बनी है, या ऑर्गन सिस्टम की बनी है, या ऑर्गन्स की बनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें होती है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। सीलम के बाद बॉडी लेवल पे हम आ गए, लेवल पे आ गई थी। लेवल के बाद हम आते हैं जर्म लेयर्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट अबाउट जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स के बारे में आप क्या बोलते हो। जर्म लेयर्स, बॉडी में कितने जर्म लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जर्म लेयर्स होनी चाहिए क्योंकि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जर्म लेयर्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक या और कुछ है। शाबाश। अगर हम बात करते हैं इनके जर्म लेयर्स की तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। 2 जर्म लेयर्स बताया था मैंने आपको, 2 जर्म लेयर्स मीन्स कौन कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टो प्रेजेंट है और एंडो प्रेजेंट है, बीच वाले मिडल इज एब्सेंट। एक्टो एंड एंडो, मीजो इज एब्सेंट। जब सिर्फ 2 जर्म लेयर्स बॉडी में होंगे प्रेजेंट तो नाम क्या देते हैं हम इनको, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या है बेटा ये, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो जी, ये हो गया हैबिट, हैबिटेट, सिमेट्री भी हो गया, सीलोम भी हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, और ये हो गया आपका जर्म लेयर्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, थोड़े से जनरल बॉडी सिस्टम्स पे आएंगे, ठीक है। जब हम बॉडी सिस्टम्स पे आएंगे तो इससे पहले हम पढ़ते हैं बॉडी फॉर्म, यानी कि बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कौन सा है, सेल एग्रीगेट है, ब्लाइंड सेक है, या ट्यूब विद इन ट्यूब है। याद है आपको ब्लाइंड सेक, सॉरी याद है आपको सेल एग्रीगेट सिर्फ एक ही में होता है जिसमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कौन सा था हमारा, फाइलम पोरीफेरा। जब हम पोरीफेरा के ऊपर आते हैं तो सिलेंडेटा शुरू हो जाते हैं। तो सिलेंडेटा में कौन सी होती है, ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। याद है आपको क्या क्या होता है ब्लाइंड सेक में, शाबाश। एलिमेंट्री कैनाल होती है, हाँ होती है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए मैंने आपको बोला था रिवीजन करके आओ, जितने भी हमने बेसिस पढ़े थे वो 3-4 लेक्चर मैंने इसीलिए लगाए थे ताकि आपका ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है, जो हमने फाइलास के अंदर पढ़ी, ये सब वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनकम्प्लीट बॉडी प्लान अगर होती तो बॉडी हैज ओनली 1 माउथ, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ओनली 1 ओपनिंग, और यही ओपनिंग क्या करती है, एक्ट एज 1 ओपनिंग एक्ट्स एज एनस एज वेल एज माउथ। यही एनस भी होता है और ये माउथ भी एक्ट करता है, समझ आ गया आपको। तो जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, ये भी मैंने आपको बोला था, ब्लाइंड सेक के अंदर डाइजेशन जो होती है इसमें पार्टली डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी है एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। वो कैसे होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं अभी सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है, ठीक है। डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज बोथ intracellular as well as extracellular, intracellular and extracellular। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको ये कैसे होती है, इंट्रासेलुलर कैसे होती है और एक्स्ट्रासेलुलर कैसे रहती है ये, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल What about their circulation system? बॉडी सिस्टम्स की बात करेंगे तो नो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो ये थोड़ा बेसिक थे, बेसिक जनरल फीचर्स। अब हम आएंगे बॉडी, इस पे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, कौन कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, वो हम इस पे आएंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आऊंगा कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स पे, यानी कि बॉडी सिस्टम्स पे। चलो जल्दी करो, शाबाश, हो गया। चलो जी, मैं रब करता हूं इसको, थोड़ा बॉडी सिस्टम्स पे बात करेंगे। चलो जी, गुड।
जनरल कैरेक्टर्स में हम थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। बॉडी सिस्टम्स में अगर हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कोई लिम्फ नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, वेन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हार्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो कोई भी सिस्टम नहीं है ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स अगर होते हैं, कुछ लिक्विड्स, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर होते हैं, इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी बोलते हैं उसको। वो गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी बोथ एक्ट्स एज द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्ट्स एज द वेस्क्युलर सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली वो ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है क्योंकि उसमें पार्टली डाइजेशन होती है, थोड़ी सी डाइजेशन होती है। तो इसलिए यहां पे सर्कुलेशन के बाद हम आएंगे बेटा किस पे, रेस्पिरेशन पे हम आएंगे। रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है, थ्रू जनरल बॉडी सिस्टम। कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए रेस्पिरेशन जो होती है दिस इज द थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस। कैसे होता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी, जो इनका जनरल बॉडी सरफेस होता है, जनरल बॉडी सरफेस, फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंट्रेटा है, ठीक है, बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो होता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैस अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट। चलो बात करेंगे हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करेंगे। जनरल फीचर्स में आएगा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात करेंगे सीलेंटेटस की। सीलेंटेटा जो है मैंने आपको बोला ये एक्वाटिक है और मोस्टली जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मैटर रहता है दैट इज द अमोनिया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो एक्सक्रीटरी यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्सक्रीटरी मैटर जो है दैट इज द अमोनिया। जो एनिमल्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, दैट इज द अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक एनिमल्स। सो पोरीफेरा भी क्या थे, अमोनोटेलिक, क्योंकि वो जनरली क्या है, जनरली क्या सब के सब जो है एक्वाटिक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीलेंटेटस की, ऑल आर एक्वाटिक, ओके। तो इसलिए ये भी क्या है, अमोनोटेलिक, ये रिलीज करते हैं अमोनिया। और अमोनिया रिलीज करने के लिए बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जो बॉडी सरफेस होती है वो भी इसीलिए होती है, वो भी होता है फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। अमोनिया जो है ये एक्सक्रीट होता है थ्रू बॉडी सरफेस। ये भी एक्सक्रीट होता है किसे बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट होता है ये। चले आगे, शाबाश। एक्सक्रीशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, इसका सर्कुलेशन भी हो गया। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे हम आएंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी इसमें एडवांटेज है। नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, इनमें थोड़ा सा न्यूरल कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया था। दिस आर द फर्स्ट एनिमल जिन्होंने न्यूरॉन्स डेवलप किए हैं। क्लियर हो बेटा। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बोलो फर्स्ट एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलास कौन थे या फर्स्ट एनिमल्स कौन थे जहां से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स होने शुरू हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स होना शुरू हो गया है, दैट इज द हमारे सीलेंटेट्स है वो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे वेरी प्रिमिटिव, वेरी प्रिमिटिव इज वेरी ओल्ड, ठीक है, वेरी प्रिमिटिव टाइप न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है वो, ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। देखो जो हम में न्यूरॉन्स हैं दैट इज द मल्टीपोलर टाइप न्यूरॉन। अगर मैमल की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनमें एक खास किस्म का न्यूरॉन होता है, उसको हम बोलते हैं एपोलर न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के 4 टाइप होते हैं। वन इज द एपोलर न्यूरॉन, सेकंड इज द यूनिपोलर न्यूरॉन, सॉरी एपोलर न्यूरॉन, हाँ यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। 4 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें होता है कौन सा न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ एपोलर न्यूरॉन्स, याद रखना। एपोलर न्यूरॉन क्या होता है,
जब हम पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे मैं इनको इलाबरेटली पढ़ाता हूँ, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं मैं वहाँ पे वास्ट एक अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ यहाँ पे न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या है, और वहाँ पे मैं टच करूँगा एपल न्यूरॉन। अभी के लिए याद रखो, एपल न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड, वेल मॉडिफाइड डेंड्राइट एंड एक्सॉनस ना हो, सिर्फ एक सेल बॉडी पड़ी है, आई ओनली साइट ऑन, ये सेल बॉडी है, ओनली साइट ऑन, कोई एक्सॉन नहीं, कोई डेंड्राइट नहीं। अगर होगा भी एक्सॉन डेंड्राइट, लेकिन वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते ये एक्सॉन है ये डेंड्राइट है, ठीक है। आपको सिर्फ एक लल्लू सी मोलू सी ये छोटा सा सेल बॉडी जो है ये दिखेगा आपको, ठीक है। ओनली सेल बॉडी, ओनली सेल बॉडी, नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट, ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। इन्हीं का एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बना है, न्यूरॉन्स का ऐसे बना है नेटवर्क। तो जो इंपल्स है वो कहीं से भी आ सकता है बॉडी में, स्टिमुलस जो है वो कहीं से भी बॉडी जो है अपने अंदर ले सकती है। तो पहली बार ये नर्वस सिस्टम डेवलप किया था मिस्टर सिलेंट्रिटास ने, समझा गया बेटा आपको, इसलिए इनको हम बोलते दे आर अ लिटिल एडवांस देन दैट ऑफ द पोरिफेरास, ठीक है बेटा। चलो जी आगे चलेंगे। सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और एडवांस फीचर है इनके पास, बॉडी फॉर्म। जब हम बेटा बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो दो बॉडी फॉर्म्स में रहते हैं ये, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी जो है वो दो बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी जो है वो दो फॉर्म्स में हमें मिलती है, ठीक है। याद रखना, वन इज नोन एज, एक को हम बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को हम बोलते हैं मेड्यूसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो आपको कहीं भी फाइलम में नहीं दिखने को मिलेगा। वन इज द पॉलिप एंड सेकेंड इज द मेड्यूसा। जब हम पॉलिप की बात करते हैं ये ऐसे सिलेंट्रेट, ये सिलेंट्रेट है ये दोनों, लेकिन पॉलिप एंड मेड्यूसा क्यों इसको बोला गया, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी फॉर्म। अगर हम देखेंगे पॉलिप जो है ये मोस्टली इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेडुसा की जब हम बॉडी देखते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे सिलेंट्रेटास जिनकी बॉडी फॉर्म जो है शेप सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां पे सिलेंड्रिकल बॉडी शेप, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप होती है। अगर मैं मेडुसा की बात करूंगा तो इनकी जो बॉडी शेप है होती है दैट इज द अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी इज द अम्ब्रेला शेप्ड। अगर हम बात करेंगे पॉलिपस की तो चलो मैं बताऊंगा यहां पे, ये देखो दिस इज द, ये माउथ है, ये टेंटाकल्स है। आपको ध्यान में आया होगा मैंने किसकी शक्ल बनाई, हाइड्रा की, ठीक है। तो अम्ब्रेला जो है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी, अम्ब्रेला नहीं मेडुसा जो है अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है इनमें ऐसी, ऐसे बॉडी शेप होती है। और इनकी उनका माउथ यहां पे होता है ऐसे कहीं पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी शेप और इनका अम्ब्रेला बॉडी शेप होता है। अगर मैं बात करूंगा पॉलिपस भी, पॉलिपस में एक और चीज हमें देखने को मिलेगा, जो पॉलिपस होते हैं वो मोस्टली सेसाइल होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन जो ये वाले होते हैं मेडुसा ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये ऐसे ही घूमते कहीं भी जाते हैं बॉडी के वाटर के अंदर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं दे आर मोस्टली सेसाइल, व्हाइल एज मेडुसा जो है मेडुसा आर फ्री स्विमिंग, मेडुसा और फ्री स्विमिंग, ये फ्री स्विमिंग रहते हैं। क्लियर हो बेटा पॉइंट आपको, शाबाश। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें आगे जाके हमें इलाबरेटली पढ़ना है मेडुसा क्या होता है और पॉलिपस कैसे बनते हैं, मेडुसा कैसे बनते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया यहाँ पे देता हूँ। जब हम बात करेंगे पॉलिपस की कोई एग्जांपल, अभी मैंने बोला जो सेसाइल होता है यानी कि अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ, हाइड्रा है इसकी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा इज ए पॉलिप, हाइड्रा क्या है बेटा, पॉलिप। इसी तरह एक और एग्जांपल है इसमें दैट इज एडेमसिया, जिसको हम बोलते हैं सी एनेमनी, सी एनीमून बोलो या सी एनेमनी बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। इसकी एग्जांपल अभी मैंने बोला ऑरेलिया, दैट इज द जेलीफिश। एक्चुअली ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है, इसको हम बोलते हैं जेलीफिश ताकि ये क्योंकि स्विमिंग करता है, ठीक है। तो ऑरेलिया इसका नाम है, समझा के बेटा आपको। दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, ये भी एक जनरल कैरेक्टर है इसका,
बॉडी फॉर्म की बात करेंगे, दो बॉडी फॉर्म है, वन इज द पॉलिप, सेकंड इज द मेडुसा। पॉलिप की बात करेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप बॉडी होती है, मेडुसा की बात करेंगे तो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है। पॉलिप की बात करेंगे तो सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग, मेडुसा की बात करेंगे तो फ्री स्विमिंग। इसमें एग्जाम्पल ओरेलिया जेलीफिश, इसमें एग्जाम्पल हाइड्रा एंड सी एनीमोनी। समझ आ गया बेटा आपको, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो अब हम आएंगे जनरल बॉडी फॉर्मर्स पे, बेसिक स्ट्रक्चर्स। इसका भी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलिप का भी और मेडुसा का भी बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर्स पे, मैं आपको इसका भी बताऊंगा स्ट्रक्चर, इसका भी बताऊंगा स्ट्रक्चर कि जो इनकी बॉडी फॉर्म वो कैसी होती है, इनकी बॉडी ये कैसी होती है स्ट्रक्चर। जल्दी करो, हो गया, चलो जल्दी, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। चलो जी, ये थे जनरल कैरेक्टर्स। अब थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी ने टच किए हैं और जो नीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर, वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो शाबाश। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ, इधर से मैं लिखूंगा पॉलिप, इधर से मैं लिखूंगा मेडुसा। देखो पॉलिप मैंने आपको बोला था, पॉलिप की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। इसमें हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, दैट इज योर हाइड्रा। क्लियर, हाइड्रा लेंगे। चलो देखो बेटा, ये हाइड्रा है, चलो मैंने बनाया सिलेंड्रिकल शेप पढ़िए। तो ये कोनिकल स्ट्रक्चर जो है ऐसे हाइड्रा का, इसके ऊपर यहां पे माउथ रहता है, ठीक है, और इसके साथ में अटैच होते हैं यहां पे टेंटेकल्स। ये है हाइड्रा आपका। क्लियर है बेटा पॉइंट अच्छे से, शाबाश। तो ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टूम। हाइपोस्टूम, हाइपोस्टूम के ऊपर यहां पे माउथ है, दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ, एंड दीज आर द टेंटेकल्स। ये टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स जो हाइड्रा के ऊपर वो होते हैं, इसके सर पे ऐसे होते हैं, वो लंबे लंबे जैसे बाल जैसे, ठीक है, टेंटेकल्स। ये टेंटेकल्स जो है, अच्छा इससे पहले, हाँ चलो टेंटेकल्स पे आएंगे। जो टेंटेकल्स है, इन टेंटेकल्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेंटेकल है, ये टेंटेकल है, ये टेंटेकल है, ठीक है। ये जो टेंटेकल्स है बेटा, इन पे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, दीज सेल्स आर नोन एज द निडोब्लास्ट्स, दीज सेल्स आर नोन एज द निडोब्लास्ट्स। ये भी एक रीजन है, कुछ बुक्स ये भी लिखती है, इसलिए इनका नाम है निडेरिया, निडोब्लास्ट सेल्स। क्लियर, दीज सेल्स आर नोन एज निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट्स, दे आर स्टिकिंग सेल्स। ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, जो भी इनका प्रे होता है, यानी कि जिसको ये खाते हैं शिकार, तो ये इस टेंटेकल से उसको पकड़ते हैं और फिर ये निडोब्लास्ट से उसको पॉइजन छिड़कते हैं, पॉइजन ये इसमें ये पॉइजनस सेल्स है, ठीक है। निडोब्लास्ट्स, दीज आर द स्टिकिंग सेल्स एंड पॉइजनस सेल्स, दीज आर द स्टिंग, दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स विच कैरीज पॉइजन, जिनमें पॉइजन होता है। अभी हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने बताया उसका स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने आपको, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप है पॉलिप की फॉर्म में। दिस इज द माउथ, माउथ कहां पर होता है, हाइपोस्टोम पे। हाइपोस्टोम क्या है, कुछ नहीं, हाइपोस्टोम ये कोनिकल पार्ट जो मैंने बनाया ऊपर, ये कहलाता है हाइपोस्टोम। ये माउथ है, दीज आर द टेंटेकल्स। माउथ जो है, आपको क्या लगेगा ये माउथ है, यहां से एनस होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी प्लान कौन सा है,
बॉडी इज द ब्लाइंड सैक, बॉडी में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है और ये ओपनिंग जब अंदर आती है ऐसे माउथ, हमें लगता है यहां से ओपन हो जाएगा ये, लेकिन ये बिल्कुल भी यहां से क्लोज है और सिंगल बॉडी ओपनिंग है। ये माउथ भी है और यही एनस भी है, सिंगल ओपनिंग ऑफ बॉडी। यहाँ से कैप्चर करता है ये फूड और फूड को जब माउथ के अंदर डालता है ये ऐसे, तो इधर माउथ में यहाँ पे डाइजेशन होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, इनकम्प्लीट है, इसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। दिस इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी और इसी का नाम है सीलेंट्रॉन। इज ऑल्सो नोन एज सीलेंट्रॉन, इसलिए इनका नाम है सीलेंट्रेटा, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी known as the coelentron. This gastrovascular cavity is responsible for the extracellular digestion, for extracellular digestion। हो गया गैस्ट्रो, वेस्क्यूलर मीन्स हो गया वेस्क्यूलर कैविटी, यानी कि बॉडी में कुछ फ्लूइड्स अगर होंगे वो भी इसी कैविटी से अंदर बाहर जाते हैं, ठीक है, एंड एक्ट्स एज द transport of substances through this gastrovascular cavity, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो मीन्स हो गया रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, वेस्क्यूलर मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके बेटा, क्लियर हुआ बेटा पॉइंट, शाबाश। सीलेंट्रॉन नाम है इस कैविटी का। तो क्या क्या बोला मैंने इसमें कुछ खास, शाबाश, यही हाइपोस्टोम, माउथ, टेंटेकल्स वगैरह, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है इसका, दिस इज द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल होगा, बॉडी वॉल, क्लियर हो बेटा। ये हाइड्रा की बॉडी है, सीलेंट्रेट्स। तो ये पॉलिप का ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करेंगे मेडूसा का स्ट्रक्चर, मेडूसा जो ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ऐसे ऐसे होता है ये मेडूसा। इसका माउथ आपको लगेगा ऊपर होगा, लेकिन इसका माउथ नीचे की तरफ होता है, ऐसे यहां पे इसका माउथ है, ओके, और ये माउथ बॉडी के अंदर ओपन हो जाता है ऐसे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। समझाया बेटा आपको, शाबाश। क्या है ये, दिस इज द माउथ, ओनली वन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी इसमें भी है। ये क्या है, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसका भी नाम है सीलेंट्रॉन। यहाँ पे समझाया बेटा आपको। तो टेंटेकल्स होंगे इसके पास या नहीं होंगे, यस, देयर आर आल्सो टेंटेकल्स, ऐसे ये टेंटेकल्स है, दीज आर द टेंटेकल्स, ठीक है। इसमें निडोब्लास्ट होंगे, हाँ होंगे, टेंटेकल्स पे ऐसे निडोब्लास्ट होते हैं, दीज आर द निडोब्लास्ट्स, दीज आर द निडोब्लास्ट्स। निडोब्लास्ट ये जरूरी नहीं कि टेंटेकल्स पे होंगे, निडोब्लास्ट ऐसे बॉडी में भी होंगे, ऐसे बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल जो, इसमें बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे निडोब्लास्ट भी होंगे। इस तरह यहाँ पे भी निडोब्लास्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी वॉल है, हियर इज आल्सो द निडोब्लास्ट, क्लियर, स्टिंगिंग सेल्स। समझाया बेटा आपको, क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से। तो यहां पे एक किस्म की सेल होती है, यहां पे इनको ऐसे, इन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। ध्यान से सुनना, इन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। क्यों, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। क्योंकि जब ये मेडूसा फॉर्म, जब ये स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग के दौरान इसकी बॉडी को बैलेंस भी होना जरूरी है, इसलिए नेचर ने इनको रखा है स्टेटोसिस्ट्स। दीज आर फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये स्टेटोसिस्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे माउथ के करीब।
समझाया बेटा आपको? इसका माउथ यहाँ पे है नीचे की तरफ से, और ये वायरस यहाँ पे, माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। क्लियर है बेटा? ये बेसिक स्ट्रक्चर है बिटवीन, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द पॉलिप का स्ट्रक्चर है ये, और ये आपका मेडोसा का स्ट्रक्चर। समझाया बेटा आपको? क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आएंगे इसकी मोड ऑफ डाइजेशन पे, कैसे होती है डाइजेशन इसके अंदर। शाबाश, जल्दी करो। हो गया? देखो न्यूरोब्लास्ट पे आएंगे, थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी ने इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम बनाई है वहां पे। न्यूरोब्लास्ट क्या होता है एक्चुअल में? जब हम एक न्यूरोब्लास्ट जूम करके बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो हमें कैसे दिखेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। चलो इसको पहले रब करेंगे। हम देखेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोब्लास्ट। देखो जब हम न्यूरोब्लास्ट देखते हैं तो दीज न्यूरोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये हाइड्रा है, इसका माउथ है, ओके, ये टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स के ऊपर ऐसे न्यूरोब्लास्ट हैं, और बॉडी के जो बॉडी वॉल है उस पर भी न्यूरोब्लास्ट है। ठीक है, ये न्यूरोब्लास्ट जब हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इस न्यूरोब्लास्ट को बाहर निकाल के जूम करो। नो दिस इज द न्यूरोब्लास्ट। न्यूरोब्लास्ट, अभी मैंने आपको बोला न्यूरोब्लास्ट इज द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स, इनमें पॉइजन होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर? देखो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस ऐसे, ठीक है, और ऊपर इसकी कवरिंग होती है, ये बंद है। क्लियर? और यहां पे एक पाउच लाइक इसके अंदर होता है, ये सेल स्टिंग ऐसे, ये पाउच, इस पाउच के अंदर बैठा है पॉइजन, केमिकल सब्सटेंस होता है, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं निमेटोसिस्ट। देखो बेटा ये निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट। इस निमेटोसिस्ट के अंदर क्या है? इनसाइड इट इज केमिकल सब्सटेंस, यानी कि पॉइजन सब्सटेंस, पॉइजन सब्सटेंस, याद रखना। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये मैं आपको बोल रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोब्लास्ट। न्यूरोब्लास्ट कैसे काम करते हैं? तो न्यूरोब्लास्ट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरोब्लास्ट? सबसे पहले कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। इसका जो रोल है, मैं इधर लिखूंगा, इसका जो रोल है ये एनसीईआरटी ने लिखा है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। प्रे को कैप्चर करना, प्रे मीन्स जिसपे ये शिकार करता है, जिसको ये खाता है, उसको हम बोलते हैं प्रे, उसको ये कैप्चर करता है, नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 फंक्शन, और उसके साथ होल्ड रखता है ये, ठीक है, एंड होल्डिंग ऑफ विथ प्रे। एक तो प्रे को पकड़ता है और उसके साथ उसको अपने साथ अटैच रखता है, या उसको अपने बॉडी के अंदर लाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टेंटेकल्स। ठीक है, और टेंटेकल्स के ऊपर ऐसा क्या होता है? यही न्यूरोब्लास्ट। समझ आया बेटा आपको? क्लियर हुआ पॉइंट? शाबाश। एंड ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जो भी इसको कोई खाने के लिए आता है तो ये स्टिंग मारता है इसको अपने टेंटेकल्स से, और ये टेंटेकल्स के अंदर न्यूरोब्लास्ट होते हैं, इन्हीं न्यूरोब्लास्ट से इसको ये स्टिंग करता है। दैट इज सेल्फ डिवाइस, सेल्फ डिफेंस डिवाइस। These are responsible for सेल्फ डिफेंसिंग। कि पहले क्या करता है? कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। होल्डिंग विद द प्रे के साथ होल्ड रखता है, एक किसी भी सबस्टेटिव के साथ। अगर मैंने हाइड्रा बोला आपको, हाइड्रा क्या है? सेसाइल है,
तो जब ये किसी सबस्टेंस के साथ अटैच रहता है तो ये पकड़ के रखता है उस सबस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ दीज टेंटेकल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज निडोब्लास्ट्स। क्लियर, शाबाश। तो ये 3 काम करता है अपना। ये देखो कैसे ये काम करता है। यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग, ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं ओपरक्यूलम। जैसे फिशेस में नहीं होता है क्या वो ओपरक्यूलम, कान जैसा पर्दा, इस तरह ये पर्दा जैसा होता है ओपरक्यूलम। ठीक है, ये ओपरक्यूलम के अंदर रहता है पॉइजन, निमेटोसिस्ट। ये पाउच लाइक है, दिस इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां से जैसे ही फॉर एग्जांपल यहां पे कोई प्रे आ गया, फॉर एग्जांपल इधर कोई ज़ूप्लैंक्टन है, ठीक है, ये आ रहा है इधर, तो यहां पे इस ओपरक्यूलम के पास ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये दिस इज द सेंसिंग ऑर्गन। ये जो है ये इस निडोब्लास्ट के ऊपर सेंसिंग ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं निडोसील। इसको हम बोलते हैं निडोसील। ये निडोसील क्या करता है? दिस इज द सेंसिंग ऑर्गन, इट सेंस द मूवमेंट ऑफ प्रे। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर कोई जा रहा है, इसके पास क्या है? निडोसील। ये निडोसील सेंस करता है कि कोई ऊपर आ रहा है। जैसे ही ये निडोसील सेंस करता है तो ये ओपरक्यूलम ऐसे ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपरक्यूलम ओपन हो गया, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है? प्रे। ये प्रे, इसको इसने निडोसील ने इसको क्या किया? सेंस किया, तो ये ओपरक्यूलम ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपरक्यूलम ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपरक्यूलम ओपन हो गया तो यहां से निकलता है एक फिलामेंट, यहां से निकलता है एक फिलामेंट ऐसे। ये दिस इज द फिलामेंट, और ये फिलामेंट क्या करता है? इट रैप्स ओवर द प्रे, इट रैप्स ओवर द प्रे। ये प्रे को रैप करता है, ऐसे प्रे को पकड़ता है, और जैसे इसको पकड़ता है यहां से क्या आया? पॉइजन निकलता है यहां से, और ये पॉइजन इस प्रे के ऊपर छिड़काया जाता है। इस तरह से ये प्रे जो है इसकी किलिंग होती है, और इसको फिर ये वापस लाता है थ्रू ऐसे इस हाइपोस्टोम के अंदर, इस माउथ के अंदर, ये अंदर इसको लाता है माउथ के थ्रू। समझ आ गया बेटा आपको? इस तरह से ये, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। जो ये डंडी जैसी निकलती है ना यहाँ से, ये जो डंडी जैसी निकली, जैसे ही ओपरक्यूलम ओपन हो गया यहाँ से एक डंडी जैसी निकली, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट के जो एंडिंग होती है, दिस इज द फिलामेंट। ये फिलामेंट इसको पकड़ता है प्रे को, दिस इज द प्रे आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वाटर के अंदर, इस तरह से इसको पकड़ता है। समझ आ गया बेटा? ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका? निडोब्लास्ट का। तुम्हारी एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर बताया है ये, इसलिए मुझे भी यहाँ पे बोलना पड़ा। सिर्फ याद रखो, इसके अंदर पाउच होता है, नेमेटोसिस्ट, इसके अंदर पॉइजन रहता है, एक सिंगल न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर, ऊपर कवरिंग नोन एज द ओपरक्यूलम। निडोसील सेंस करता है प्रे का मूवमेंट। जैसे ही निडोसील ओपन हो जाता है, ये ओपरक्यूलम ओपन हो जाता है, तो ये फिलामेंट इस प्रे को पकड़ के इसके ऊपर पॉइजन छिड़कता है और इसको इसकी किलिंग करवाता है। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया? चलो अब मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन कैसे होती है इस हाइड्रा में। मैंने अभी आपको बोला हाइड्रा में ही नहीं बल्कि पूरे सिलेंटेटास में। सिंपल है, देखो, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ये हाइड्रा है। अब मैं हाइड्रा का क्या बनाऊंगा? एक सेक्शन लेता मैं इसका, ठीक है, सेक्शन ऑफ हाइड्रा, कट सेक्शन ऑफ हाइड्रा। ऐसे में इसको कट कर दूंगा ऐसे, तो मैं 2 सेक्शन में इसको ऐसे लूंगा। जो मुझे अंदर से सेक्शन दिखेगा इसको, वो कैसे होगा? देखो, ये माउथ है इसका, ये कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। यहां पे देखेंगे हम, हियर इज द लेयर ऑफ सेल्स। ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये पूरा बॉडी वॉल है।
बॉडी वॉल है ये, दिस इज द माउथ एंड दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, जब फूड आया, ये कैप्चर हुआ फूड, कोई प्रे है, ये फूड मॉलिक्यूल आ गया अंदर, ठीक है। यहां पे बॉडी वॉल में एक टाइप ऑफ सेल बैठी है जिसका नाम है ग्लैंड सेल्स। बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ये ग्लैंड सेल है, दीज आर द ग्लैंड सेल्स, ऐसे, दीज आर द ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल क्या करती है? दे सिक्रीट द एंजाइम, दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे ही फूड मॉलिक्यूल यहां पे आया इस कैविटी के अंदर, तो इधर से क्या आ रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम। नाम क्या है इनका? ग्लैंड सेल्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं इनके ऊपर। इससे क्या होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम से, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से होल पूरे डाइजेशन नहीं होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, कुछ यानी कि पार्शियल डाइजेशन होती है इससे, ठीक है। मैं लिखूंगा सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच कॉजेज द पार्शियल डाइजेशन। इसमें पार्शियल डाइजेशन होती है। किसकी डाइजेशन होती है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है। इसके बाद यहां पे एक और टाइप ऑफ सेल बैठी है हियर, चलो इस कलर से बनाता मैं। यहां पे कुछ और सेल्स बैठे हैं, क्लियर। इन सेल्स को हम नाम देते हैं एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स। दीज आर द एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स। अब यहां पे पार्शियल डाइजेशन होती है, तो इसके बाद ये फूड मॉलिक्यूल जो है इसको एनवेलप किया जाता है वाया एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स जो है ये इस फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर बुलाते हैं, ठीक है। चलो जी बुलाओ अपने अंदर, और यहां पे फर्दर डाइजेशन होती है। तो मैं लिख सकता हूं दीज एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स are responsible for the intracellular digestion, while as the gland cells are responsible for the extracellular digestion, and endotheliomoscular cells responsible for, very good, responsible for intracellular digestion within the cell, intracellular डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं ये। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ब्लाइंड सेक जो बॉडी फॉर्म होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी फॉर्म, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बिल्कुल भी इनकम्प्लीट रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉर एग्जांपल ये माउथ है, फिर यहां पे चलो डाइजेशन हो गई, अब यहां पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। ये सेल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस में डालेंगे? इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, जिसका नाम सीलेंट्रॉन है। तो फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो जो सिंगल ओपनिंग है बॉडी की, ये इट एक्ट्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ये वेस्ट प्रोडक्ट आ गया यहां पे, समझ आ गया बेटा आपको? तो इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा ये बताया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था अभी मैं आपको डाइजेशन बताऊंगा इसमें कैसे डाइजेशन होती है इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। यानी कि डाइजेशन जो है इट इज पार्शियली इनसाइड द सेल एंड पार्शियली आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल में कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? ग्लैंड सेल्स डाइजेशन एंजाइम सिक्रेट करते हैं इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और यहां पे पार्शियल डाइजेशन होती है। उसके बाद फूड को बुलाया जाता है, फूड एनगल्फ होता है, एंडोसाइटोसिस होती है यहां पे एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स के द्वारा, और एंडोथेलियोमस्क्युलर सेल्स के अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं, वो यहां पे ही फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं इस फूड को। समझ आ गया बेटा आपको? फिर वेस्ट प्रोडक्ट चाहे यहां पे बचेगा चाहे सेल के अंदर होगा, वो यहां पे भेजा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। फिर वही जो ये माउथ रहता है इनका सिंगल ओपनिंग, इस सिंगल ओपनिंग के द्वारा बाहर भेजा जाता है बेटा। क्लियर? अब इसमें एक चीज रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलरेटेरा में जो हमें पढ़ना है, दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस पार्ट में पढ़ाऊंगा इसके रिप्रोडक्शन में। जब मैं रिप्रोडक्शन इन सिलरेटेरास पढ़ाऊंगा वो हम आज नहीं लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो, ठीक है। तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, कैसे होती है, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है इन सिलरेटेरास के अंदर, ठीक है। चलो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सी यू।